अच्छा, कभी सोचा है कि कोई बहुत कामयाब इंसान जैसे कोई टेक एग्जीक्यूटिव हाँ जिसके पास वाईफाई राउटर के किसी अहम हिस्से का पेटेंट हो, हाँ जिसने कई कंपनियां शुरू की, बेची, खूब पैसा कमाया, हाँ हाँ, होते हैं ऐसे लोग। पर पैसे के साथ उसका रिश्ता बड़ा अजीब सा हो, मतलब बचकाना, असुरक्षित। अच्छा, जैसे कोई कहानी है क्या? हाँ, है। वो सज्जन जेब में नोटों की गड्डियां लेकर घूमते थे। हाँ, रॉब जमाने के लिए। अरे बाप रे। दिखावा मतलब? बिल्कुल। और एक बार तो मजे मजे में प्रशांत महासागर में सोने के सिक्के फेंक दिए। क्या बात करिए, सोने के सिक्के बस यूं ही? हाँ, और एक बार होटल में कोई लैंप तोड़ दिया। मैनेजर ने हर्जाना मांगा, शायद $500। उन्होंने $5000 फेंक दिए और कहा कि आइंदा उनकी बेइज्जती न की जाए। ओह, ये तो अजीब है। फिर क्या हुआ उनका? नतीजा, आखिर में दिवालिया हो गए, सब खत्म। कमाल है। ये कहानी तो बहुत कुछ सिखाती है। सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है। सही कहा। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास मॉर्गन हाउसल की एक बहुत अच्छी किताब है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। उसके कुछ खास हिस्से हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ी है, बेहतरीन किताब है। तो आज हम पैसे से जुड़े मनोविज्ञान के उन पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे जिन्हें हम अक्सर मतलब नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद ये जानना है कि पैसे के मामले में आपकी होशियारी से ज्यादा आपका व्यवहार, आपका बर्ताव क्यों मायने रखता है। ये बहुत ही फंडामेंटल पॉइंट है इस किताब का, कि पैसे के खेल में आप कितना जानते हैं वो उतना जरूरी नहीं, जितना ये कि आप बर्ताव कैसा करते हैं। और व्यवहार सिखाना मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल। मतलब बड़े बड़े जीनियस लोग भी अगर अपनी भावनाओं पर, अपने लालच पर, डर पर काबू नहीं रख पाते तो वो आर्थिक रूप से बर्बाद हो सकते हैं। और इसका उल्टा भी सच है। आम लोग भी। हाँ, आम लोग बिना किसी फैंसी डिग्री के भी अमीर बन सकते हैं अगर उनमें कुछ खास व्यवहारिक गुण हो, जैसे संयम, अनुशासन। और यहीं पर रोनाल्ड रीड की कहानी फिट बैठती है ना? एग्जैक्टली। रोनाल्ड रीड। हाँ, रोनाल्ड रीड एक बिल्कुल आम अमेरिकी नागरिक, चौकीदार थे, गैस स्टेशन पर काम करते थे। साधारण जिंदगी। बिल्कुल साधारण, एक छोटा सा घर कई साल पहले खरीद लिया था, उसी में रहते थे और उनका शौक था लकड़ी काटना। अच्छा। लेकिन जब 2014 में उनकी मौत हुई 92 साल की उम्र में, तो पता चला कि इस साधारण से दिखने वाले इंसान की संपत्ति $8 मिलियन से ज्यादा थी। 8 मिलियन मतलब करीब 60 करोड़ रुपए। ये कैसे हुआ? और सुनिए, न कोई लॉटरी लगी थी, न कोई विरासत मिली थी। तो फिर उन्होंने बस छोटी छोटी बचत की, उसे ब्लू चिप स्टॉक्स में लगाया, मतलब बड़ी जानी मानी कंपनियों के शेयरों में। और फिर दशकों तक इंतजार किया, बस धैर्य। दशकों तक, ये है असली बात, धैर्य। कमाल है। और उसी वक्त एक और कहानी भी चल रही थी, रिचर्ड फुस्कोन की। हाँ, फुस्कोन, हार्वर्ड से पढ़ा हुआ बंदा, मेरिल लिंच जैसी बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव, सफल करियर। हाँ, और 40 की उम्र में रिटायर होके समाज सेवा भी करने लगे थे। मतलब डिग्रियां थीं, अनुभव था, पैसा था, सब कुछ था। लेकिन उनमें लालच बहुत था और उन्होंने अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा कर्ज ले लिया था। 2008 का वो जो आर्थिक संकट आया था ना, हाँ, वो बड़ा संकट था। उसमें उनका वो आलीशान घर नीलाम हो गया, बैंक ने कब्जा कर लिया, दिवालिया हो गए। तो देखिए आप, एक तरफ रोनाल्ड रीड का धैर्य, दूसरी तरफ रिचर्ड फुस्कोन का लालच। बिल्कुल। और इस एक व्यवहारिक अंतर ने शिक्षा और अनुभव के इतने बड़े फर्क को जैसे मिटा ही दिया। ये फाइनेंस की दुनिया की बड़ी अनोखी बात है ना? हाँ, बिल्कुल है। किसी और फील्ड में सोचे जरा, क्या कोई बिना डिग्री या ट्रेनिंग वाला इंसान उस फील्ड के सबसे पढ़े लिखे, सबसे अनुभवी इंसान से इतना बेहतर कर सकता है? शायद नहीं। मुश्किल है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो शायद किस्मत, वित्तीय नतीजों में किस्मत का बड़ा हाथ होता है। हाँ, मतलब आप कैसा व्यवहार करते हैं ये ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि आप क्या जानते हैं। और इसी सॉफ्ट स्किल को पैसे का मनोविज्ञान कहते हैं। अच्छा, और किताब का एक और बड़ा दिलचस्प आइडिया है, कोई पागल नहीं है, नो वन्स क्रेजी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम सब अपने पैसे से जुड़े फैसले अपने निजी अनुभवों के आधार पर लेते हैं। और मजे की बात यह है कि सबके अनुभव बहुत बहुत अलग होते हैं। अच्छा, कैसे?
सोचिए ना, अलग अलग पीढ़ियों के लोग हैं। किसी ने युद्ध देखा, किसी ने शांति, किसी ने भयानक महंगाई देखी, किसी ने बाजार की जबरदस्त तेजी। हाँ, ये तो है। किसी के माँ बाप ने बचत करना सिखाया, किसी के माँ बाप ने खुलकर खर्च करना। अलग अलग देशों में अलग अलग आर्थिक माहौल में पले बढ़े। तो मतलब दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसका शायद 0.00 बहुत ही छोटा सा हिस्सा ही हमने खुद अनुभव किया होगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन दुनिया कैसे काम करती है इस बारे में हमारी जो राय बनती है उसका शायद 80% हिस्सा उन्हीं छोटे से अनुभवों से तय होता है। एग्जैक्टली। इसीलिए तो दो बहुत होशियार लोग भी पैसे को लेकर एकदम अलग सोच रख सकते हैं और दोनों अपनी अपनी जगह सही महसूस कर सकते हैं। कोई पागल नहीं है। 2006 की एक स्टडी ने यही दिखाया था कि लोगों के जो जिंदगी भर के निवेश के फैसले होते हैं ना, वो इस बात पर बहुत निर्भर करते हैं कि उनकी जवानी के दिनों में, मतलब जब वो दुनिया को समझना शुरू करते हैं, तब अर्थव्यवस्था कैसी थी। अच्छा। जैसे अगर आपने अपनी शुरुआती वयस्क जिंदगी में बहुत ज्यादा महंगाई देखी है, तो आप बाद में बॉन्ड्स में कम पैसा लगाएंगे, चाहे उस वक्त बॉन्ड्स कितने भी अच्छे क्यों ना लग रहे हो, क्योंकि आपके मन में वो महंगाई का डर बैठ गया है। और अगर शेयर बाजार तेज देखा हो तो आप शेयरों में ज्यादा भरोसा करेंगे, भले ही आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ और कहती हो। ये आपकी समझदारी से ज्यादा आपके जन्म के समय और जगह की किस्मत पर निर्भर करता है। औसतन साल में $400-500 लॉटरी पे खर्च कर देते हैं, जबकि कई लोग इमरजेंसी के लिए $400 भी नहीं जुटा पाते। ये तो पागलपन लगता है। ऊपर से देखने पर लगता है, लेकिन अगर आप उनके नजरिए से सोचें तो शायद वो एक सपना खरीद रहे हैं। सपना? हाँ, उन अच्छी चीजों का सपना जो शायद उनके पास कभी ना हो। हो सकता है उनके लिए बचत करना बहुत मुश्किल हो, बड़ी कमाई की उम्मीद कम हो, तो उन्हें लगता है कि लॉटरी ही शायद एक रास्ता है जिससे वो एक झटके में अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। ये तर्कसंगत नहीं है, बिल्कुल नहीं, पर शायद उनके लिए उनके अनुभवों के हिसाब से ये समझने लायक है। वो पागल नहीं है, बस उनका नजरिया अलग है। चश्मे से ही दुनिया को देखता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। किस्मत, जोखिम और ये जो बस बहुत हो गया वाली सोच की कमी होती है, इसके खतरों पर बात करते हैं। बिल गेट्स की कहानी लेते हैं। हाँ, बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। उनकी कहानी में किस्मत का बहुत बड़ा हाथ था। कैसे? वो दुनिया के उन बहुत ही गिने चुने हाई स्कूलों में से एक में पढ़े जहां उस जमाने में, मतलब 1968 में, कंप्यूटर था। सियाटल का लेक साइड स्कूल। अच्छा, 1968 में स्कूल में कंप्यूटर? हाँ, स्कूल की मदर्स क्लब ने चंदा करके एक टेलीटाइप मशीन किराए पर ली थी जो मेन फ्रेम कंप्यूटर से कनेक्ट होती थी। उस समय दुनिया में लाखों हाई स्कूल छात्र थे, लेकिन बिल गेट्स उन चंद 100 छात्रों में से थे जिन्हें कंप्यूटर का एक्सेस मिला। ये 10 लाख में एक वाली किस्मत थी। ये तो वाकई किस्मत थी। लेकिन किस्मत का एक दूसरा पहलू भी होता है, जोखिम, रिस्क। वो कैसे? गेट्स का एक बहुत करीबी दोस्त था, केंट एवांस। गेट्स खुद मानते थे कि केंट उनसे भी ज्यादा होशियार था कंप्यूटर के मामले में। अच्छा। दोनों घंटों कंप्यूटर पे साथ में काम करते थे, बड़े बड़े सपने देखते थे, बिजनेस प्लान बनाते थे। तो केंट भी माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा बन सकता था? बिल्कुल, शायद सह संस्थापक भी। वो उतना ही काबिल था, उतनी ही महत्वाकांक्षाएं थी उसमें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाई स्कूल खत्म होने से ठीक पहले पहाड़ चढ़ते हुए एक हादसे में केंट की मौत हो गई। ओह, ये तो बहुत दुख की बात है। हाँ, और सोचिए, अमेरिका में हर साल पर्वतारोहण में कुछ दर्जन लोग ही मरते हैं। ये भी 10 लाख में एक वाला जोखिम था। बाप रे, एक ही जैसी ताकत 10 लाख में एक मौका एक को आसमान पर ले गई और दूसरे की जान ले ली। एग्जैक्टली। किस्मत और जोखिम, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दिखाते हैं कि जिंदगी में हर नतीजा सिर्फ हमारी मेहनत, हमारी कोशिशों से तय नहीं होता। बाहरी ताकतें भी काम करती हैं। और ये मानना हमें अच्छा नहीं लगता है ना? बिल्कुल नहीं, हमें लगता है सब हमारे कंट्रोल में है। इसीलिए हम अक्सर किस्मत और जोखिम को नजरअंदाज कर देते हैं। स्कॉट गैलोवे की एक बात मुझे बहुत पसंद है, कुछ भी उतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना लगता है। गहरी बात है। इसे याद रखना बहुत जरूरी है जब हम अपनी या दूसरों की सफलता को देखते हैं। सिर्फ कामयाब लोगों की नकल करने से बेहतर है कि हम बड़े पैटर्न को समझें। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आते हैं उस खतरे पर जब इंसान ये नहीं समझ पाता कि बस बहुत हो गया, मतलब इनफ की कोई सीमा ही नहीं होती। रजत गुप्ता की कहानी याद है? हाँ, रजत गुप्ता, मैकेंजी के सीईओ। बहुत बड़ी बात थी, कोलकाता की झुग्गियों से उठकर इतनी ऊंचाई तक पहुंचना। हाँ, और 2008 तक उनके पास करीब $100 मिलियन की संपत्ति थी, 700-800 करोड़ रुपए। सोचिए, इतनी दौलत कि वो जिंदगी भर आराम से रह सकते थे, जो चाहे कर सकते थे। लेकिन उन्हें और चाहिए था, उन्हें अरबपति बनना था, बिलियनेयर क्लब में शामिल होना था। अच्छा। वो गोल्डमैन सैक्स, जो एक बहुत बड़ी निवेश कंपनी है, उसके बोर्ड मेंबर थे। उन्हें अंदरूनी जानकारी मिली कि वॉरेन बफे गोल्डमैन में $5 बिलियन का निवेश करने वाले हैं।
ये बहुत बड़ी खबर थी। हाँ, इससे तो शेयर का दाम बढ़ना तय था। बिल्कुल। ये खबर पब्लिक होने से कुछ मिनट पहले उन्होंने एक हेज फंड मैनेजर राज राजारत्नम को फोन करके बता दिया। ओह, ये तो इनसाइडर ट्रेडिंग हुई। हाँ, राजारत्नम ने फौरन गोल्डमैन के लाखों शेयर खरीद लिए। कुछ ही घंटों में करीब $1 मिलियन का मुनाफा कमा लिया। और फिर पकड़े गए? पकड़े गए। गुप्ता और राजारत्नम दोनों को जेल हुई। इज्जत, शोहरत सब मिट्टी में मिल गया। सोचिए, सब कुछ था उनके पास, फिर भी और ज्यादा के चक्कर में सब कुछ गंवा दिया। बर्नी मैडॉफ का भी यही हाल हुआ। उनकी पॉन्जी स्कीम तो बहुत बदनाम हुई, हजारों लोगों को बर्बाद कर दिया। इन लोगों के पास पैसा था, शोहरत थी, ताकत थी, आजादी थी, फिर भी और ज्यादा चाहिए था। उनमें वो इनफ वाली समझ नहीं थी, बस बहुत हो गया ये कह ही नहीं पाए। वॉरेन बफेट ने एक बार ऐसे ही कुछ बहुत अमीर ट्रेडर्स के बारे में कहा था जो बर्बाद हो गए थे। क्या कहा था? उन्होंने कहा था, उनके पास जो पैसा था और जिसकी उन्हें जरूरत थी, उसे उन्होंने उस पैसे के लिए दांव पर लगा दिया जो उनके पास नहीं था और जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं थी। और ये सरासर बेवकूफी है। फूल्स प्ले दैट गेम। ये शायद सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल है ना, अपने लक्ष्य को, अपनी इच्छाओं को आगे खिसकने से रोकना। बहुत मुश्किल। और इसमें एक बहुत बड़ा रोड़ा है सामाजिक तुलना। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, अरे उसके पास मुझसे ज्यादा है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है। हाँ, ये तो होता है। इस दौड़ को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसमें हिस्सा ही मत लो, अपनी जरूरतें समझो। इनफ का मतलब कंजूसी करना नहीं है। तो क्या है? इसका मतलब है ये समझना कि और ज्यादा की जो कभी ना खत्म होने वाली भूख है, वो आपको आखिर में पछतावे की तरफ ही ले जाएगी। आपकी इज्जत, आपकी आज़ादी, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपकी खुशी, ये सब चीजें अनमोल हैं। सही। और इन्हें बचाने का सबसे अच्छा तरीका ये जानना है कि कब जोखिम लेना बंद करना है, कब समझना है कि आपके पास पर्याप्त है। इनफ इज इनफ। बहुत जरूरी सबक है ये। चलिए अब बात करते हैं चक्रवृद्धि की ताकत की, कंपाउंडिंग और अमीर बने रहने की कला। वॉरेन बफेट की बात करते हैं फिर से। उनकी नेटवर्थ करीब $85 बिलियन है। हाँ, अविश्वसनीय आंकड़ा है। अंदाजा लगाइए इसका कितना हिस्सा उनके 50वें जन्मदिन के बाद बना। मैंने सुना तो है, पर आंकड़ा हर बार हैरान करता है। शायद ज्यादातर 84.5 बिलियन में से $84.2 बिलियन। क्या मतलब? लगभग सारा ही? हाँ, और उसमें से भी $81.5 बिलियन तो 60-65 की उम्र के बाद जमा हुई। कमाल है। तो इसका मतलब उनकी असली ताकत सिर्फ अच्छा निवेश चुनना नहीं है। नहीं, उनकी असली कुंजी है उनका लंबा समय, लॉन्गजेविटी। वो लगभग 75 सालों से निवेश कर रहे हैं। 75 साल। उनका हुनर निवेश है, पर उनका राज है समय। यही है कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि। आपका पैसा और उस पैसे से कमाया हुआ पैसा दोनों मिलकर और पैसा कमाते हैं, और समय के साथ ये असर तेजी से, मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाता है। सोचिए, अगर बफेट ने 30 साल की उम्र में, मान लीजिए $25,000 से शुरू किया होता और 60 की उम्र में रिटायर हो जाते, भले ही उन्हें वही शानदार 22% सालाना रिटर्न मिलता रहा होता। तो कितने पैसे होते हैं? तो आज उनकी संपत्ति करीब $12 मिलियन होती। 85 बिलियन नहीं, 99.9% कम। बाप रे, 99.9% कम। ये फर्क दिखाता है कि लंबे समय तक टिके रहना, मतलब गेम में बने रहना, कितना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। एक और उदाहरण है जिम साइमंस का, रेनेसांस टेक्नोलॉजी वाले। हाँ, सुना है उनके बारे में, क्वांट किंग। उन्होंने 1988 से सालाना 66% का रिटर्न कमाया है। 66%? बफेट के 22% से लगभग 3 गुना ज्यादा। ये तो अविश्वसनीय है। तो वो बफेट से ज्यादा अमीर होंगे? नहीं, उनकी नेटवर्थ बफेट से काफी कम है, करीब 75% कम। लेकिन क्यों? रिटर्न तो 3 गुना था। क्योंकि उन्होंने अपनी ये कामयाब रणनीति 50 साल की उम्र में शुरू की थी। बफेट ने तो किशोरावस्था से ही शुरू कर दिया था। साइमंड्स के पास कंपाउंडिंग के लिए बफेट से आधे से भी कम साल थे। ओह, तो सबक ये है कि सबसे ज्यादा रिटर्न कमाने से बेहतर है अच्छा रिटर्न कमाना, जिसे आप बहुत लंबे समय तक बनाए रख सकें, टिके रह सकें। कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने के लिए वक्त चाहिए, बहुत सारा वक्त। अच्छा, अमीर बनने के तो शायद लाखों तरीके हों, जैसा किताब में लिखा है। हाँ, हो सकते हैं। लेकिन अमीर बने रहने का, मतलब उस पैसे को संभाल कर रखने का, शायद एक ही तरीका है। क्या? थोड़ी मितव्ययिता, मतलब फिजूल खर्ची से बचना, और थोड़ा व्यामोह, मतलब एक तरह का डर या परवाह कि कहीं सब गंवा ना दूं। फ्रुगैलिटी एंड पैरानोया। हाँ, ये दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। जेसी लिवरमोर को याद करें। हाँ, वो महान ट्रेडर।
1929 के बाजार क्रैश में उन्होंने आज के हिसाब से अरबों डॉलर कमाए थे। हाँ, शानदार ढंग से अमीर बने, लेकिन बाद में अति आत्मविश्वास में आ गए। बड़े बड़े दांव लगाने लगे, भारी कर्ज ले लिया और सब कुछ गवा दिया। आखिर में उन्होंने आत्महत्या कर ली। दुखद अंत। बहुत दुखद। तो ये साफ है कि पैसा कमाना एक बात है और उसे अपने पास बनाए रखना बिल्कुल दूसरी बात। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। बिल्कुल। पैसा कमाने के लिए शायद आपको जोखिम लेना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है, आगे बढ़कर मौके लपकने पड़ते हैं। लेकिन पैसा बनाए रखने के लिए इसके बिल्कुल उलट गुणों की जरूरत होती है। विनम्रता चाहिए, ये डर चाहिए कि जो कमाया है वो उतनी ही तेजी से जा भी सकता है। फिजूल खर्ची से बचना होता है। एक तरह की सर्वाइवल मानसिकता चाहिए। सर्वाइवल, टिके रहना। हाँ, बफेट की कामयाबी का राज क्या है? वो टिके रहे। उन्होंने बड़े कर्ज नहीं लिए जिससे वो बर्बाद हो जाते। वो घबराहट में बाजार से बाहर नहीं निकले जब मंदी आई। उन्होंने अपनी साख खराब नहीं की। वो थके नहीं, रुके नहीं। और टिके रहने से उन्हें लंबा समय मिला। और लंबे समय ने कंपाउंडिंग को अपना अद्भुत काम करने दिया। सर्वाइवल इज द की। अब एक और बहुत दिलचस्प पहलू पर आते हैं, सच्ची दौलत और सच्ची आज़ादी। किताब में लेखक अपने कॉलेज के दिनों का एक किस्सा सुनाते हैं। हाँ, वो वैलेट पार्किंग वाला। हाँ, वही। वो लॉस एंजलिस के एक फैंसी होटल में वैलेट पार्किंग का काम करते थे। फेरारी, लैम्बोर्गिनी, बेंटले जैसी शानदार कारें पार्क करने को मिलती थी। वाह, उस उम्र में तो मजा आता होगा। हाँ, और उन्हें लगता था कि ऐसी कार चलाना ही कामयाबी की निशानी है। ये कारें दिखाती हैं कि आप कितने अमीर हैं, कितने स्मार्ट हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं। हाँ, आम सोच तो यही है। लेकिन फिर उन्होंने एक बात गौर की, जब वो कोई शानदार फेरारी देखते थे तो वो कार की तारीफ करते थे, उसके ड्राइवर की नहीं। अच्छा। वो सोचते थे वाह क्या गाड़ी है, ये नहीं सोचते थे कि वाह क्या आदमी है इस गाड़ी में। ये तो सही बात है। तो उन्होंने महसूस किया कि लोग शायद आपकी महंगी चीजों से उतने प्रभावित नहीं होते जितना आप खुद सोचते हैं। वो चीजों को देखते हैं, आपको नहीं। यहीं पर अमीर होने और दौलतमंद होने का फर्क समझ आता है। क्या फर्क है? दौलत वो है जो दिखती नहीं है। वेल्थ इज हिडन। ये वो महंगी कार है जो आपने नहीं खरीदी, वो हीरे हैं जो आपने नहीं पहने। तो फिर दौलत है क्या? दौलत वो वित्तीय संपत्ति है जिससे अभी तक उन चीजों में नहीं बदला गया है जो दिखती हैं। ये आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, आपके निवेश हैं। अमीर होना आपकी आज की कमाई दिखाता है, आपकी इनकम, जो शायद महंगी गाड़ियों, बड़े घरों में नजर आए। अच्छा। दौलत छिपी हुई होती है। ये वो कमाई है जिसे आपने खर्च नहीं किया बल्कि बचा कर रखा या निवेश किया। वेल्थ इज द इनकम यू डोंट स्पेंड। और इस छिपी हुई दौलत का सबसे बड़ा फायदा क्या है? क्या है इसका असली मूल्य? महंगी चीजें खरीदना नहीं। तो फिर इसका सबसे बड़ा, सबसे कीमती फायदा है आपके अपने समय पर आपका नियंत्रण, कंट्रोल ओवर योर टाइम। ये बहुत बहुत गहरी बात है। हाँ, आप जो करना चाहते हैं, जब करना चाहते हैं, जिसके साथ करना चाहते हैं और जब तक करना चाहते हैं, ये करने की आजादी अमूल्य है। इट्स प्राइसलेस। ये पैसे का सबसे बड़ा डिविडेंड है। द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेज। मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक मनोवैज्ञानिक थे, एंगस कैंपबेल। उनकी रिसर्च ने भी यही दिखाया था। अच्छा, क्या पाया उन्होंने? उन्होंने पाया कि अपनी जिंदगी पर नियंत्रण का एहसास, अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कंट्रोलिंग वन्स लाइफ, खुशी का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद पैमाना है। आपकी सैलरी कितनी है, आपका घर कितना बड़ा है, आपकी नौकरी कितनी प्रतिष्ठित है, इन सबसे ज्यादा जरूरी है ये एहसास कि आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में है। बिल्कुल सही। पैसे का इस्तेमाल अगर आप समय खरीदने के लिए करते हैं, विकल्प ऑप्शंस खरीदने के लिए करते हैं, तो आपको वो सुकून, वो जीवन शैली का फायदा मिलता है जिसका मुकाबला कोई महंगी चीज नहीं कर सकती। डेरेक सिवियर्स एक कामयाब उद्यमी है। उन्होंने भी ऐसी ही बात कही थी। हाँ, उनकी कहानी भी दिलचस्प है। उन्होंने बताया कि असली आजादी उन्हें तब महसूस हुई थी जब वो 22 साल के थे। उन्होंने $12,000 बचाए थे, अपनी नौकरी छोड़ दी थी और फुल टाइम म्यूजिशियन बन गए थे। $12,000 में नौकरी छोड़ दी? हाँ, क्योंकि उतने पैसे से वो कुछ समय तक अपना गुजारा कर सकते थे और वो कर सकते थे जो वो करना चाहते थे। बाद में जब उन्होंने अपनी कंपनी बेची और बहुत पैसा कमाया, तब भी उन्हें वो पहले वाली आजादी, वो $12,000 वाली आजादी ज्यादा बड़ी लगी। वाह, ये है असली दौलत का मतलब, अपने समय का मालिक होना। बिल्कुल। अच्छा, अब एक और मजेदार, थोड़ा अटपटा सा विचार है किताब में। पूरी तरह तर्कसंगत होने से बेहतर है व्यवहारिक होना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि फाइनेंस की पूरी दुनिया तो तर्क,
गणित ऑप्टिमाइजेशन पर ही टिकी है। हमेशा सबसे तर्कसंगत, सबसे फायदे वाली रणनीति ढूंढी जाती है। हाँ, एकेडमिक फाइनेंस इसी में लगा रहता है। गणितीय रूप से सबसे उत्तम निवेश रणनीति क्या है? लेकिन असल जिंदगी में हम इंसान हैं, स्प्रेडशीट नहीं है। हम हमेशा गणितीय रूप से सबसे सही रणनीति नहीं चाहते। तो हम क्या चाहते हैं? हम ऐसी रणनीति चाहते हैं जिसके साथ हम रात को चैन की नींद सो सकें, जो हमारी भावनाओं, हमारे डर, हमारी शांति की जरूरतों के हिसाब से हो। किताब में बुखार का उदाहरण दिया है। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। विज्ञान कहता है कि बुखार आना शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये इन्फेक्शन से लड़ने में शरीर की मदद करता है। ये हुई तर्कसंगत बात, रैशनल। लेकिन जब आपको 103 डिग्री बुखार हो, आप कांप रहे हो, बदन टूट रहा हो, तब क्या आप ये वैज्ञानिक तर्क सोचेंगे? बिल्कुल नहीं। आप चाहेंगे कि बस किसी तरह ये तकलीफ कम हो जाए, आप गोली खा लेंगे। ये व्यवहारिक सोच है, रीजनेबल। आप दर्द से बचना चाहते हैं। तो निवेश में इसका क्या मतलब हुआ? हैरी मार्कोविच को जानते हैं? जिन्हें मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी पर काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। जोखिम और रिटर्न का गणित समझाया था उन्होंने। हाँ, बड़ा नाम है फाइनेंस में। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने खुद अपना पैसा कैसे निवेश किया है, तो क्या जवाब दिया उन्होंने? क्या कोई जटिल गणितीय फॉर्मूला? नहीं, उन्होंने कहा मैंने 50% बॉन्ड्स में डाला है और 50% शेयरों में। बस 50-50? क्यों? ताकि उन्हें भविष्य में पछतावा कम से कम हो। रिग्रेट मिनिमाइजेशन। उन्हें डर था कि अगर शेयर गिरे तो उन्हें बॉन्ड्स ना रखने का पछतावा होगा, और अगर शेयर चढ़े तो बॉन्ड्स रखने का पछतावा होगा। तो उन्होंने बीच का रास्ता चुना। ये शायद गणितीय रूप से सबसे सही या ऑप्टिमल तरीका ना हो। शायद बिल्कुल ना हो, पर यह व्यवहारिक था, रीजनेबल। उनके मन को शांति देता था। निवेश का एक सामाजिक, एक मनोवैज्ञानिक पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और कभी-कभी जो चीज कागज पर थियोरी में बिल्कुल सही लगती है, वो असल जिंदगी में एकदम बेकार बल्कि खतरनाक भी हो सकती है। हाँ, जैसे एक स्टडी ने सुझाव दिया कि युवा निवेशकों को 2.1 के मार्जिन पर निवेश करना चाहिए। मतलब उधार लेकर अपने निवेश को दुगना कर देना चाहिए। उधार लेकर? रिटायरमेंट के लिए। हाँ। गणित के हिसाब से शायद लंबे समय में ये फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि युवा हैं, समय है, घाटे से उभर सकते हैं। ये तर्कसंगत लग सकता है। लेकिन क्या कोई आम इंसान ये देखकर शांत रह सकता है कि बाजार में 30% गिरावट आने पर उसका रिटायरमेंट खाता लगभग आधा या उससे भी ज्यादा खत्म हो गया रातों रात? शायद नहीं। वो डर के मारे सब कुछ बेच देगा, ठीक गलत समय पर, पैनिक सेलिंग। तो जो चीज तर्कसंगत थी वो व्यवहारिक रूप से बेवकूफी साबित हुई। इसीलिए लेखक एक बड़ी अपरंपरागत सी सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि अपनी निवेश रणनीति से थोड़ा प्यार करना ठीक है, उससे भावनात्मक रूप से जुड़ना। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है। फाइनेंस में भावनाओं को तो दुश्मन माना जाता है। लेकिन सोचिए, अगर आपको अपनी रणनीति पर भरोसा नहीं है, आप उससे जुड़े हुए नहीं हैं, तो जैसे ही मुश्किल समय आएगा, बाजार गिरेगा, आप उसे छोड़ देंगे। ये बात तो है। तो वो तर्कसंगत सोच जो कहती है कि भावनाओं में मत बहो, वो एक बोझ बन जाती है। जबकि एक व्यवहारिक निवेशक जो अपनी शायद थोड़ी कम परफेक्ट रणनीति से प्यार करता है, उस पर भरोसा करता है, वो उसके साथ टिके रहने की ज्यादा संभावना रखता है। और टिके रहना ही तो असली खेल है। लेखक ने अपना उदाहरण दिया है। उसने अपना घर बिना किसी लोन या मॉर्गेज के खरीदा, पूरा पैसा देकर। अच्छा। आर्थिक रूप से तो ये शायद गलत फैसला था। लोन की ब्याज दरें कम थीं, वो पैसा कहीं और लगाकर ज्यादा कमा सकता था। हाँ, तर्कसंगत रूप से गलत था, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से उसे ये सही लगा। उसे अपने घर का मालिक होने का, किसी कर्ज के बोझ तले ना होने का एहसास पसंद था। उसे इससे आजादी महसूस हुई। ये उसके लिए व्यावहारिक था, रीजनेबल, नॉट रैशनल। ये बहुत जरूरी नुक्ता है। आखिर में दो और बहुत जरूरी बातें। एक, गलतियों की गुंजाइश रखना, मार्जिन ऑफ एरर या रूम फॉर एरर। और दूसरी, सफलता की कीमत चुकाने को तैयार रहना, द प्राइस ऑफ सक्सेस। हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। स्टालिनग्राद की लड़ाई की कहानी याद है? दूसरे विश्व युद्ध की। हाँ, वो भयानक लड़ाई थी। 1942 में जर्मन टांकों के एक पूरी यूनिट शहर के बाहर हफ्तों तक इंतजार कर रही थे हमले के आदेश का। जब आदेश आया और उन्हें आगे बढ़ने को कहा गया, तो पता चला कि ज्यादातर टैंक स्टार्ट ही नहीं हो रहे थे, एकदम बेकार हो गए थे। क्यों? क्या हुआ था? वजह जंगली चूहे। हफ्तों तक खड़े रहने के दौरान चूहों ने टैंकों के अंदर घुसकर बिजली के तारों की इंसुलेशन कुतर दी थी। क्या चूहों ने टैंक बेकार कर दिए? हाँ, दुनिया के सबसे आधुनिक, सबसे शक्तिशाली हथियार चूहों से हार गए।
सोचिए, क्या किसी जर्मन इंजीनियर ने टैंक डिजाइन करते वक्त चूहों से बचाव के बारे में सोचा होगा? शायद कभी नहीं। ये तो ऐसा जोखिम था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अनएक्सपेक्टेड रिस्क। एग्जैक्टली। यहीं पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा की गुंजाइश का कॉन्सेप्ट आता है। महान निवेशक बेंजामिन ग्राहम ने कहा था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का उद्देश्य भविष्यवाणी को गैर जरूरी बनाना है, टू रेंडर प्रिडिक्शन अननेसेसरी। मतलब ये मानकर चलना कि भविष्य अनिश्चित है, कुछ भी गलत हो सकता है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड घटना घट सकती है, इसलिए अपनी योजना में थोड़ी गुंजाइश रखो, बफर रखो। बिल्कुल। आपको ये मानना होगा कि आपका पूर्वानुमान गलत हो सकता है। दुनिया में रैंडमनेस है, मौका है, किस्मत है। इनसे निपटने का एकमात्र तरीका है अपनी योजना में, अपने अनुमानों में, अपने एक्शन में गलतियों की गुंजाइश रखना। और ये गुंजाइश रखने से क्या होता है? इससे आप झटके झेल पाते हैं, आप टिके रह पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। और जब आप टिके रहते हैं तभी आप उन कम संभावना वाले लेकिन बड़े फायदों वाले मौकों का लाभ उठा पाते हैं जो कभी कभार आते हैं। सहन शक्ति आपको लंबे समय तक खेल में बनाए रखती है। बिल गेट्स और वॉरेन बफे हमेशा अपने पास काफी नकदी रखते थे, है ना? हाँ बिल्कुल, ताकि अगर बाजार गिरे या कोई बहुत अच्छा मौका दिखे तो उन्हें मजबूरी में अपने अच्छे निवेश कम दाम पर न बेचने पड़े। लेखक खुद अपनी संपत्ति का करीब 20% नकद या नकद जैसी चीजों में रखता है। ये शायद तर्कसंगत रूप से ऑप्टिमल न हो, पर यह व्यावहारिक है। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। और दूसरी बात थी सफलता की कीमत। दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। शेयर बाजार में लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिलता है, ये लगभग तय है, ऐतिहासिक रूप से ये सच है। लेकिन इसकी भी एक कीमत है, और वो कीमत क्या है? वो कीमत है उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी, डर, शक, अनिश्चितता और कभी-कभी पछतावा। ये सब उस अच्छे रिटर्न की कीमत है जो आपको चुकानी पड़ती है। There's a price for admission। और अक्सर लोग ये कीमत चुकाना नहीं चाहते। जैसे ही बाजार गिरता है, डर लगता है, वो भाग जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो उस उतार चढ़ाव को जुर्माने, फाइन की तरह देखते हैं, सजा की तरह, जबकि उसे शुल्क की तरह देखना चाहिए। एग्जैक्टली। शुल्क वो कीमत है जो आप किसी अच्छी चीज को पाने के लिए खुशी खुशी चुकाते हैं। जैसे आप डिज्नीलैंड जाने के लिए टिकट खरीदते हैं, वो एक शुल्क है, मजे की कीमत। वो कोई जुर्माना या सजा नहीं है। अच्छा। बाजार का उतार चढ़ाव लगभग हमेशा एक शुल्क होता है, जुर्माना नहीं। ये वो कीमत है जो आपको लंबे समय में मिलने वाले औसत से बेहतर रिटर्न के लिए चुकानी पड़ती है। ये बाजार में शामिल होने का एंट्री फी है। और जब आप इसे इस नजरिए से देखते हैं, एक शुल्क के तौर पर, तो डर कम लगता है, आप उसे स्वीकार करते हैं, आप टिके रह पाते हैं, आप ये समझते हैं कि ये खेल का हिस्सा है। इस कीमत को चुकाने लायक समझना और उसे चुकाने के लिए तैयार रहना ही उतार चढ़ाव और अनिश्चितता से ठीक से निपटने का और अंततः सफल होने का एकमात्र तरीका है। वाह, ये बहुत ही पावरफुल तरीका है सोचने का। तो आज हमने मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से कुछ वाकई बहुत दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाले विचारों पर बात की। अगर सब कुछ समेटना हो तो सबसे बड़ा सबक क्या रहा? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सबक यही है कि पैसा बनाने और उसे संभालने में आपकी किताबी होशियारी से कहीं ज्यादा आपका व्यवहार, आपका बर्ताव मायने रखता है। हाउ यू बिहेव इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू नो। हाँ, और ये भी कि किस्मत और जोखिम बिल्कुल वास्तविक चीजें हैं जिन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए, और कोई भी पूरी तरह पागल या तर्कहीन नहीं होता। सब अपने अनुभवों से सीखते हैं। बिल्कुल। और अमीर बड़े रहने के लिए सिर्फ कमाना काफी नहीं है, बल्कि टिके रहना, सरवाइव करना बहुत जरूरी है, ताकि कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि को अपना काम करने का लंबा समय मिल सके। सच्ची दौलत महंगी चीजों में नहीं, बल्कि अपने समय पर नियंत्रण पाने में है। वो सबसे बड़ी आजादी है। और निवेश करते समय या पैसे से जुड़े फैसले लेते समय हमेशा पूरी तरह तर्कसंगत होने की कोशिश करने से बेहतर है कि हम व्यावहारिक बने। ऐसी राह चुनें जिस पर हम लंबे समय तक टिक सकें, रात को चैन से सो सकें। और आखिर में हमेशा गलतियों की गुंजाइश रखना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है। और ये समझना कि सफलता की एक कीमत होती है, बाजार का उतार चढ़ाव एक शुल्क है जिसे चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सारी बातें सिर्फ करोड़पति या अरबपति बनने के नुस्खे नहीं हैं। ये किसी भी इंसान के लिए, चाहे उसकी आय कितनी भी हो, पैसे को बेहतर ढंग से समझने, मन की शांति पाने और थोड़ी ज्यादा वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए बहुत उपयोगी हैं।
हाँ, ये हमें ये समझने में मदद करती हैं कि हम पैसे के बारे में जैसा सोचते हैं वैसा क्यों सोचते हैं और कैसे हम अपने व्यवहार को थोड़ा बदलकर बेहतर और ज़्यादा समझदार फैसले ले सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने बात की कि हमारे निजी अनुभव हमारी सोच को कितना ज़्यादा आकार देते हैं। कोई पागल नहीं है। और हम ये भी ठीक से नहीं जानते कि भविष्य में हम खुद कितने बदल जाएंगे, हमारी इच्छाएं, हमारे लक्ष्य कितने बदल जाएंगे। आप बदलेंगे। तो ऐसे में कोई व्यक्ति ऐसी वित्तीय योजना कैसे बना सकता है जो ना सिर्फ बाहरी दुनिया के अप्रत्याशित उतार चढ़ावों को झेल सके, बल्कि हमारे अपने अंदरूनी बदलते मन और इच्छाओं को भी संभाल सके। कैसे बनाएं एक ऐसी योजना जो भविष्य के लिए मजबूत भी हो और साथ ही लचीली भी? सोचने वाली बातें है ना? हाँ, ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए।